फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स हम लोग का चैप्टर अब आज एक नए चैप्टर के रूप में स्टार्ट होगा और आज का जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को वह पुष्पी पौधों के शरीरिकी के बारे में जानना है। पुष्पी पौधों के शरीर के बारे में जानना है ताकि शारीरिक संरचना के बारे में हमें जानना है। शरीर या फिर कह सके शारीरिक 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 संरचना। ठीक है, मतलब क्या पुष्पी पौधों के शारीरिक संरचना के बारे में जानना है। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था आप लोग को कि पौधों की आकारिकी संरचना के बारे में। याद कीजिए आप लोग, हम लोग आकारिकी संरचना की चर्चा की थी पिछले क्लास में। तो आकारिकी का मतलब होता है किसी भी जीव का बाह्य रूप में अर्थात कि शरीर से बाहर अर्थात कि बाहरी रूप में जो भी संरचनाएं हमें दिखाई पड़ती है उन संरचनाओं को हम क्या कहेंगे? आकारिकी कहेंगे। अर्थात किसी भी जीव के अंदर बाह्य रूप में स्पष्ट रूप में बाहरी रूप में जो चीज हमें दिखाई पड़ेगी वह संरचनाएं क्या कहलाएंगी? आकारिकी कहलाएंगी। लेकिन जब उसी जीव के या किसी पौधे के आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं शरीरिकी। क्या कहते हैं उसे? शरीरिकी। तो शरीरिकी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पौधे के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना। आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। क्लियर है आप लोग को? अब क्या है कि हम लोग को अब जानना है कि पुष्पी पौधों के शरीर के अंदर किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और किस प्रकार की संरचना इनके अंदर पाई जाती है। अर्थात क्या सीधी सी बात है कि अब आंतरिक संरचना पढ़ना है और इससे पहले हम लोगों ने बाह्य संरचना पढ़ी थी। अर्थात क्या कि अब संरचना जो पढ़नी हमें आंतरिक पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाह्य। आप भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये आंतरिक क्या है और ये बाह्य क्या है, मामला कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताना चाहता हूं, उससे आप समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग एक रूम है। अब बिल्डिंग के ऊपर से आपने क्या कर लिया? उसको कलर कर दिया रेड कलर से। ठीक है, आपने ऊपर से प्लास्टर करा दिया, ऊपर से रेड कलर करा दिया, ऊपर से बाहर की तरफ एक फूल बनवा दिए। तो यह जो आपका बाहरी रूप में आपने क्या कराया? एक दीवार को कलर करा दिया, आपने कलर दिया। कलर के अलावा क्या कर दिया? बाहर से आपने एक फ्लावर का फोटो बनवा दिया। ठीक है, बाहर से एक मूर्ति लगवा दिया आपने। ठीक है, एक मूर्ति लगवा दिया आपने बाहर से। तो ये सभी बाहरी रूप में हमें दिख रहे हैं। लेकिन क्या इन सभी को बनाने के लिए दीवार को बनाने में आपने क्या यूज किया? ब्रिक यूज किया, अर्थात की ईंट यूज की है आपने, बालू यूज किया आपने। ठीक है, वाटर अर्थात की पानी इस्तेमाल किया आपने, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपने इस्तेमाल किया। इसके बाद अलावा स्टोन आपने इस्तेमाल किया, पत्थर, ये सभी आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके आपने क्या बनाया? दीवार बनाया। ये सभी इस्तेमाल करके दीवार बनाया आपने और इन सभी का उपयोग करके दीवार के ऊपरी संरचना बनाया। दीवार का क्या बनाया आपने? ऊपरी संरचना बनाया। तो ऊपरी संरचना जो बनाया इसी संरचना को हम लोग कहते हैं बाह्य संरचना। क्या कहते हैं इसे? बाह्य संरचना। अर्थात कि बाहरी रूप में जो चीजें हमें दिखाई दे रही है तो बाहरी रूप में हमें रंग दिखेगा। बाहर हमने फूल का आकार बनाया तो फूल दिखेगा, हमने बाहर एक मूर्ति लगा दी मूर्ति दिखेगा। तो जो चीजें बाहर हमें दिख रही है उससे हम लोग ऊपरी संरचना या बाह्य संरचना कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये हम कहेंगे कि इसकी आकार की संरचना है। कैसा है? आकार की संरचना। क्लियर? अब वहीं पे अब हमारे अगर हम उसे ध्यान से देखें तो हमें उसमें ना ईंट दिखाई पड़ता है, ना उसके अंदर बालू दिखाई पड़ता है, ना उसमें जो इस्तेमाल पानी वो दिखता है, ना पत्थर दिखता है। जब ये सारी चीजें हमें दिखती नहीं है लेकिन इनके मदद के बिना तो बना नहीं है। इन्हीं के कारण तो दीवार बना है आपका, इन्हीं के कारण तो बिल्डिंग बनी है। तो यह इनके अंदर लग के एक संरचना बनाया। तो इन संरचनाओं को बनाने में ये जो लगे हुए मटेरियल है इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक संरचना।
क्या कहते हैं इसे? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब है कि इनके शरीर को बनाने में जिन जिन संरचनाओं को उपयोग हुआ, यानी कि पूर्ण शरीर बनाने में, अर्थात कि पूरी शरीर बनाने में जितनी संरचनाएं इस्तेमाल हुई वह क्या होगी? हमारी आंतरिक संरचना। और बाहरी रूप में जो दिखाई पड़ रही है हमें बाह्य, वो हमारी कौन सी संरचना हो गई? आकार की संरचना। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आंतरिक और बाह्य संरचना। तो हमने ये बाह्य संरचना अर्थात की आकार की पढ़ लिया था। आकार के बारे में हमने पौधे के सभी पार्ट्स को समझ लिया था कि पौधे की आपकी पुष्प कैसे होते हैं, जयान क्या होता है आपका, उसके अलावा क्या कहते हैं पुमंग क्या होते हैं, पुंकेसर क्या होता है कि नहीं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पौधे की पत्तियां, जड़ें, जितना कुछ भी हमें बाहरी रूप में दिखाई पड़ती है सभी स्ट्रक्चर को हमने जान लिया। जो चीजें हम बाहर से देख सकते हैं, जिन चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में पुष्पी पौधों के आकार की संरचना के अंतर्गत हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग को जो जानना है वो जानना है कि पौधे के अंदर आंतरिक रूप से संरचनाएं क्या डेवलप होती है, किस तरह की कोशिकाएं होती है, किस तरह की उसके अंदर क्या पाई जाती है, किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं, उनके अंग कैसे बनते हैं, कौन से अंग किस रूप में उपयोग में लाया जाता है, पौधे के अंदर ऐसा कौन सा क्वालिटी है जिनकी वजह से वो जीवन भर वृद्धि करता है। जैसे हम लोग की आयु तो फिक्स है ना, कि मान लीजिए कि 18 साल या 20 साल या 21 साल तक हमारी आयु क्या होती है? डेवलप करती है। अगर पूरी तरह डेवलपमेंट की बात की जाए तो 22 से 24 साल के बाद हमारी डेवलपमेंट जो होती है, ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। और आपका सबसे अधिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो बचपन की अवस्था में सबसे अधिक डेवलपमेंट हमारे बॉडी के अंदर होती है। तो इस कंडीशन में उसका एक क्राइटेरिया है। लेकिन पौधों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पौधे तो जब तक जीवित रहते हैं तब तक वृद्धि करते हैं। आप देखते हैं उसमें से नई नई डालियां निकलती हैं और पौधे की मोटाई बढ़ती रहती है, पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है, उनकी साइड में पार्श्विक रूप से ब्रांचेज निकलते हैं तो चौड़ाई भी बढ़ती रहती है। तो कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों के अंदर, इनके अंदर अर्थात पौधों के अंदर ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जिनके वजह से ये सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं संरचनाओं के बारे में हमें जो अध्ययन करना है वो चैप्टर है आपका पुष्पी पौधों का शारीरिक संरचना। ठीक है, अर्थात क्या शारीरिक संरचना कहिए या उनके शरीर की संरचना कहिए, इनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो इनको अध्ययन करने से पहले एक बात तो आपको सबको कंफर्म है, एक बात है क्या कंफर्म है कि जो भी पौधे होते हैं उन पौधों के जो शरीर का निर्माण होता है या किसी भी जीव का निर्माण होता है, तो जीव के निर्माण होने के पीछे सबसे बड़ा योगदान सबसे छोटे अंश में जिसका है वो कौन है? कोशिका है। जिस तरह से एक दीवार को बनाने में, ध्यान से समझिएगा, एक दीवार को बनाने में मुख्य भूमिका चट्टान निभाता है। चट्टान कह रहे हैं कि वो ईंटें निभाती है जिनके वजह से स्ट्रक्चर बनता है। मान लीजिए कि हमारी दीवारें ऐसी है तो दीवारें ये इस रूप में होंगी, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो ईंट लगा होगा इसी रूप में अरेंज किया गया होगा। अगर हमें दीवारें कैसी चाहिए, ऐसे चाहिए, हमें इस आकार में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ईंटों को इसी रूप में अरेंज करना पड़ेगा। ईंटों को हम क्या करेंगे? इसी रूप में अरेंज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने ईंटों को जिस रूप में अरेंज किया हमने वैसा आकार दे दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर और पौधों के शरीर के अंदर वो सारी संरचनाएं जिस रूप में आपका निकलती, जैसे मान लीजिए कि पौधा है और पौधे की ये डालियां है। ठीक है, ये पौधे की निकली हुई डालियां है। अब डालियों की संरचना इस रूप में क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर सबसे जो छोटी इकाई है जो इसी रूप में अरेंज हुई है। इनके अंदर जो आकार आकृति है वो इसी रूप में अरेंज हुई है। तो जिस तरह से कोशिकाएं इसमें अरेंज होगी, जिस तरह से कोशिकाएं इसमें जुड़ेंगी, इनका आकार उसी के अनुरूप बन जाएगा। इसलिए क्या होता है कि कहा जाता है कि किसी भी जीव शरीर की, अर्थात कि इस धरती पर जितने भी जीव है, किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी
संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब क्या, वैसी इकाई जिनसे संरचना बनती है। अब इस रूप में अरेंज है तो इसी रूप में संरचना बनेगी, सबसे छोटी संरचनात्मक। और क्या, अब मान लीजिए कि एक ये कोशिका काम करेगी तो ये इसके बगल वाला काम करेगी, तभी ये पूरा आपका पौधा काम करेगा। जैसे हाथ में देख लीजिए ना, हाथ के अंदर सभी कोशिकाओं का समूह है। अगर ये हाथ काम करना बंद करते हैं, हाथ की जितनी कोशिकाएं सभी हड़ताल पर चला जाए, तो बताइए क्या हाथ हमारा काम करेगा क्या? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हाथ तो कुछ है ही नहीं, हाथ का अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हाथ का अस्तित्व किससे है? उनके अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं से है। और कोशिका बेचारे हड़ताल पर चला जाए, कहेंगे भाई हम काम ही नहीं करेंगे आपके पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका हाथ काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका हाथ काम करना बंद कर देगा। तो आपका उसी रूप में क्या होता है कि पौधों के अंदर भी होता है। पौधों के अंदर क्या होता है कि सबसे छोटी इकाई जो है यह कोशिका है। अब कोशिका के कारण ये संरचना बना, हाथ स्ट्रक्चर ऐसे बना। और इनके अंदर काम करने के लिए सबसे छोटे रूप में जो चाहिए वो भी क्या चाहिए, वो भी कोशिका ही चाहिए। तो कहा जाता है किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है, जिनकी वजह से क्रिया होती है, और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्लियर है आप लोगों को? मतलब क्या कि जीव शरीर की संरचना बनानी है हमें, मतलब कि पौधों की शारीरिक संरचना पढ़नी है, तो सबसे बेसिक चीज जो हमें जानना है वो जानना है कोशिका। क्योंकि कोशिका ही जो होगी वो पूरे जीव शरीर को बनाने में मदद करेगी। कोशिका के बिना जीव शरीर बनना नहीं है। तो जीव शरीर कब बनेगा? जब उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाएंगी। अब कोशिकाएं पाई जाएंगी तो संरचना बनेगी। तो सबसे छोटी इकाई हमारी कौन हुई? कोशिका हुई। लेकिन क्या सिर्फ कोशिका अकेले अगर इंडिविजुअल रहे तो किसी काम को पूरा कर सकता है क्या? अगर कोशिका समझ में आ गई कि सबसे छोटी इकाई है, तो ये भी बात जानने वाली होगी कि क्या यह कोशिका अकेले इंडिविजुअल सभी कार्यों को कर सकता है क्या? ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए आप कि एक बड़ा सा विद्यालय है, आप जिस स्कूल में जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे, मान लीजिए वो कॉलेज है, और कॉलेज का हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक प्रिंसिपल होता है जो पूरे को कोऑर्डिनेट करके पूरे आपके संस्था को चलाने का काम करता है। प्रिंसिपल कहे कि हम अकेले पूरे क्लास को अरेंज कर देंगे, चला लेंगे, ऑफिशियल सारे वर्क देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्री सारे वर्क देख लेंगे, उसके बाद प्यून का जितना वर्क है वो भी देख लेंगे, गार्ड्स का जितना वर्क है वो भी देख लेंगे। तो सभी अगर कार्य को अकेले एक प्रिंसिपल को दे दिया जाए तो क्या वह प्रिंसिपल सभी कार्यों को अपने कॉलेज या अपने संस्था के सभी कार्यों को पूरी तरह कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी कार्यों को एक आदमी को एक समय में 10 जगह पे काम तो कर नहीं सकता। वो मान लीजिए कि सभी कार्यों में परफेक्ट है, लेकिन एक समय में एक ही काम कर सकता है। जैसे एक टीचर है तो क्लास में पढ़ा सकता है या ऑफिस में वर्क कर सकता है, एक टाइम में ऑफिस का काम भी और आपका क्लास का काम भी, एक गार्ड का काम भी, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम भी, और एक आपका प्यून का काम भी। ये सभी कार्य एक समय में कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर या पौधों के शरीर के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, वह एक समय में सिर्फ एक ही काम करेंगी, वह सभी कार्यों को अकेले कर ही नहीं सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से संपर्क बनाने की आवश्यकता होती है। जिस तरह से प्रिंसिपल साहब अकेले काम नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक टीम बनाते हैं। टीम बनाते कैसा कि टीचिंग काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए अलग टीम, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वाला का अलग टीम, प्यून का अलग टीम, ऑफिशियल वर्क अलग टीम। तो ये सभी का टीम बना दी है। अब सभी को कोऑर्डिनेट कर दिए कि भाई टीचिंग वाला काम जितना पढ़ाकर आप मुझे डाटा दीजिए। ऑफिस वाले को कहा कि भाई आप पूरा, आप जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है सबका डाटा बना के आप मुझे दीजिए।
गार्ड को कहा कि कौन आ रहा, कौन जा रहा है, उसकी सारा डाटा आप मुझे दीजिए। अब सभी जगह से जब डाटा आ जाएंगे इनके पास प्रॉपर तरीके से, तो इजिली ये सभी को हैंडल करके वर्क को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर और पौधों के शरीर के अंदर उसी तरह की कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर इन कार्यों को आगे बढ़ाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कोशिकाएं जो होंगी ये आपस में मिलेंगी। अब कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तब काम करेगा। तो कोशिका आपस में मिलने का मतलब क्या है, एक ही तरह के, मतलब मान लीजिए कि अब देखिए जो पढ़ाने वाला जो टीचर है वो एक साथ रहेगा। मान लीजिए हम अगर ग्रुप बनाते हैं संस्था का, तो जो क्या होगा, जो टीचिंग स्टाफ होगा तो वो एक साथ रहेंगे, यानी कि मान लीजिए 5 टीचिंग स्टाफ है। मान लीजिए गार्ड वाला होगा तो गार्ड के 2 स्टाफ है, तो ये गार्ड वाले 2 अलग होंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ले किसके बारे में, ऑफिस वर्क के लिए, तो ऑफिस वर्क के लिए अगर मेरे पास 3 आदमी है तो 3 आदमी इसके लिए अलग हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यह 5 एक ही तरह के काम करने वाले थे, तो हमने एक ग्रुप बनाया। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर और पौधों के शरीर के अंदर कोशिका होती है। तो कोशिका क्या होगी कि जब एक तरह के काम करने वाला मिलेगा, एक तरह का संरचना वाला मिलेगा, एक तरह के उत्पत्ति वाले कोशिकाएं मिलेगी, तो उनका एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, उनका ग्रुप बनेगा। पहली सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका हो गई। अब कोशिका क्या करेगी कि कोशिका अब एक ही तरह के काम करने वाले कोशिका मिलेंगे। ठीक है, कहता है आपका कि एक ही तरह के काम करने वाले, एक ही तरह के काम करने वाले एवं आकार, उत्पत्ति में समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। मतलब समझ लीजिए कि एक ग्रुप बनेगा, कोशिकाएं के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। तो क्या कहते हैं, उत्तक। अब क्या करना है कि सबसे छोटी इकाई हमारी बन गई क्या, कोशिका। अब कोशिका में क्या करेंगे, कोशिका में ग्रुप बना लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 को कोशिका है। ठीक है, अब 100 कोशिका में से 10 कोशिका एक जैसा काम करने वाला है, तो वह कैटेगरी कहाँ चला जाएगा, उत्तक के पास। अर्थात क्या, पहली कैटेगरी हमारी कोशिका और दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, उत्तक। मतलब क्या, संरचना हमारी बन रही है, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या बन गई, कोशिका। कोशिका से क्या बन गई, अब उत्तक बनेगी। क्या बनेगी, उत्तक। और उत्तक जब एक साथ मिलेंगे, एक ही तरह के काम करने वाला उत्तक मिलेगा, तो देखिए क्या बनाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 5 गो टीचिंग स्टाफ है, एक अलग ग्रुप, गार्ड का अलग ग्रुप, ऑफिस वाले का 3 अलग ग्रुप है। अब इन तीनों को चलाने के लिए ऊपर एक आपका कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है ना, कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है जो इनकी देखरेख करता है, संचालक होता है। तो क्या करेगा कि एक ही तरह के काम करने वाला जब उत्तक मिलेगा, ध्यान समझिएगा, एक ही तरह के एवं एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करने वाले उत्तकों के समूह, कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को क्या कहेंगे, उत्तकों के समूह को हम क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। समूह को क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। मतलब क्या कि अब ये कोशिका सबसे छोटा था, बल के उत्तक बन गया। उत्तक वाला जब एक साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, अंग बना लेगा। अब यही अंग का ग्रुप बनाएगा तो क्या बनाएगा, अंग तंत्र बनाएगा। और अंग तंत्र जब मिल जाए तो क्या बन जाएगा, पूरा शरीर बन जाएगा, पूरा एक शरीर तैयार हो जाएगा।
तो आप लोग को स्टेजेस समझ में आए जो हमें पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ने हैं? सब कोशिका के बारे में। और कोशिका के बारे में क्या पढ़ना है कि सबसे बेसिक चीजें होती है, इनके बारे में इतना ही जानना है आपको। 2 चैप्टर पूरा कोशिका का पढ़ना है इसमें। ये जब चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 11 नंबर चैप्टर में जाएंगे तो कोशिका ही पढ़नी है। कोशिका की पूरी संरचना, कोशिका का विभाजन, ये सभी संरचना को डिटेल में पढ़ना है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी बेसिक जाननी है कि कोशिका क्या है, कि सबसे छोटी इकाई है और इनके बिना जीवन की अस्तित्व की कल्पना करना ही मूर्खता है हमारी। क्यों? क्योंकि यह किसी भी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है आपका कोशिका। क्लियर है? और इन्हीं का जब ग्रुप बनेगा तो बना हमारा अंग। क्या बन गया हमारा अंग? सॉरी, ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या बना रहा है हमारा? ऊतक। और ऊतकों का समूह बना रहा है अंग। और अंगों के समूह से बनेगा अंगतंत्र। और इन्हीं के शरीर से पूरे शरीर का निर्माण होगा। पूर्ण रूप से एक जीव शरीर का, एक पौधे का शरीर का निर्माण होने वाला। क्लियर है आप लोगों को? तो अब कोशिका अगर समझ में आ गई तो अब हम जानेंगे पौधों के अंदर पाई जाने वाली किसके बारे में? ऊतक के बारे में। इनके पौधों के कोशिका के बारे में कुछ थोड़ा सा और जान लीजिए। हालांकि आपको पढ़ना आगे क्लास में डिटेल में है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिनके आधार पे आपको ऊतक समझने में थोड़ी सी आसानी हो। क्योंकि अगर उन संरचनाओं को नहीं समझेंगे तो फिर आगे ये नहीं समझ में आएगा कि ऊतक का निर्माण कैसे होगा और ऊतक के अंदर वो स्ट्रक्चर कहां से आएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो बेसिक चीजें है कि कोशिका के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं और इसके अंदर कोशिका अंगक पाए जाते हैं। और कोशिका अंगक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो स्पेसिफिक पौधों के अंदर पाए जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इनमें पाया जाता है लवक। क्या पाया जाता है? लवक। लवक 3 तरह के मिलेंगे इनमें। एक तो मिलेगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसे हिंदी में कहते हैं हरित लवक, अर्थात कि ग्रीन कलर का होगा। ठीक है। एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, इसे अवर्णी लवक कहते हैं। इसका कलरलेस होगा, इसका कोई अपना कलर नहीं होगा, रंगहीन होगा। ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। और आपका लास्ट में एक और होता है आपका, वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? ये वर्णी लवक होता है। इसमें सारे कलर अवेलेबल होते हैं, सारे रंग अवेलेबल होते हैं। इन्हीं की वजह से रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो खास बात इनमें लवक होगा इनकी कोशिकाओं में। और खास बात क्या, इनके अंदर रसधानियां पाई जाएंगी और रसधानियां बड़े रूप में पाई जाती हैं। रसधानियां क्या होंगी? इतना बड़ा भी हो सकता है कि लगभग 90% एक कोशिका का आकार रख ले, तो रसधानियां होंगी, बड़ी बड़ी होंगी। इनके अलावा क्या खास पाया जाएगा? तो इनके अंदर एक स्पेशल पाया जाएगा कोशिका भित्ति, जो क्या करता है कि बाहरी आघातों से या बाहरी रूप में इनकी कोशिकाओं को क्या करेगा? सुरक्षा देने का काम करेगा। कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति क्या होगी? कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होगी? लिग्निन की। किसकी बनी होगी? लिग्निन की या सेलुलोज की। सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है। या कह सकते हैं कि वसा वाले मटेरियल या वसा या लिपिड की बनी होगी, या फिर किसकी बनी होगी? लिपिड्स की बनी होगी। तो ये कोशिका भित्ति होगी। इसी के कारण क्या होती है? पौधे की कोशिकाओं में कठोरता आती है। हमारे बॉडी जैसा सॉफ्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इस कोशिका भित्ति के पीछे वाला हिस्सा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, उतना ही तक संरचना डेवलप, उनके बाद की संरचना है ही नहीं। तो उनकी बाद की संरचना इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति इनके अंदर होता ही नहीं है। तो कोशिका भित्ति नहीं होता है तो इसके कारण हमारा शरीर सॉफ्ट होता है। और इन कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पौधों का जो शरीर है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, कठोर होता है। तो कोशिका भित्ति की संरचना और इनके अंदर संरचना की अगर बात करें तो इनके अंदर मुख्य रूप से ये 3 संरचनाएं पाई जाती है। इसके अलावा सभी संरचनाएं कॉमन होती है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये तो सभी में, पौधों में भी, हम लोग में भी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आपका लाइसोसोम, राइबोसोम,
लाइसोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये जितने भी आपके गोल्जी अपरेटस, गोल्जी का है, ये जितनी भी संरचनाएं पाई जाती है सभी के अंदर पाई जाती है। लेकिन पौधों के अंदर ये तीन, ये लवक, रसधानी और कोशिका भित्ति, ये तीन संरचनाएं जो है स्पेसिफिक पौधों में पाई जाती है और इन्हीं संरचनाओं की वजह से पौधों का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, तो कोशिकाएं की संरचना आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या होती है कि इन कोशिकाओं के समूह से हमने बताया आपको कि क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। अब उत्तक की संरचना की बात आती है कि उत्तक की संरचना हम लोग इसके अंदर कैसे होगा वो जान ले। अब क्या होता है कि कोशिका के अंदर एक और बात आपको जानने वाली है कि कोशिका आपका दो तीन तरह से मिलने की कोशिश करती है। एक होती है कोशिका का समूह जिनका आकार आकृति एक जैसा हो, तो एक साथ मिल जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ जगह ऐसे होता है जहां पे कोशिका के आकार आकृति अलग अलग रूप में हो, अलग अलग आकार शेप वाला हो, तो इस कंडीशन में यह जब ग्रुप बनाएगा तो अलग अलग रूप में ग्रुप बनाएगा, अलग अलग रूप में, यानी एक तरह के काम करने वाला कोशिका एक आकार जैसा दिख रहा है तो उसका ग्रुप अलग होगा, और अलग अलग आकार आकृति वाला एक साथ मिलेगा तो उनका आकार अलग होगा, और उन्हीं के हिसाब से क्या बनेंगे, इनके समूह बनेंगे, और उन्हीं के आधार पर हमारा क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। ठीक है, अर्थात कि एक ही तरह के काम करने वाले कोशिकाओं के समूह के उत्तक कहेंगे। लेकिन इनके अंदर जो उत्तक पाए जाएंगे वह उत्तक दो तरह के होंगे मुख्य रूप से। मुख्य रूप से इनके अंदर उत्तक कितने तरह के होंगे, दो प्रकार के। और एक उत्तक जो कहलाता है वह कहलाता है आपका विभव ज्योतिकी उत्तक। क्या कहलाता है, विभव ज्योतिकी उत्तक, विभव ज्योतिकी उत्तक। और दूसरा कहलाता है हमारा अस्थायी उत्तक। क्या कहलाता है, अस्थायी उत्तक। विभव ज्योतिकी वर्ड से ही आपको लगता होगा कि ये विभाजन करने वाला है, विभाजन करने वाला उत्तक जो होगा विभव ज्योतिकी उत्तक। और अस्थायी वर्ड सुनने से ही लगता है कि ये कभी विभाजन करेगा नहीं, अर्थात जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं हो, जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई हो, नहीं हो, तो उन संरचना को हम क्या कहेंगे, अस्थायी उत्तक। और जिनके अंदर विभाजन की क्षमता अवेलेबल है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, विभव ज्योतिकी उत्तक। क्लियर है। अब क्या है कि इनकी संरचनाओं के बारे में हम लोग कल डिटेल से आगे जानेंगे कि इनके उत्तक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। अब आज हम लोगों ने पौधों के जो कोशिकीय संरचना है, कोशिकीय संरचना को अर्थात की सबसे बेसिक संरचना जो है इसके पौधे के शरीर की का, इनके बारे में जानने की कोशिश करें। आशा फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।